बुझाए, ठंडक लाए, सबको भाए जीरा से। MTH का जलजीरा जीरा से। जीरा से असली रिफ्रेशिंग, असली स्वाद, असली मजा। MTH। नमस्कार, मेरा नाम है विवेक श्रीवास्तव। आप देख रहे हैं रिपब्लिक भारत पर राष्ट्र सर्वोपरि। जिस ओर जवानी चलती है उस ओर जमाना चलता है। ये पंक्ति युवाओं की असीम ऊर्जा और प्रभाव को दर्शाती है, जो पूरे समाज की दिशा बदल सकती है। ऊर्जा युवा केवल देश का भविष्य ही नहीं बल्कि वर्तमान के सबसे बड़े शिल्पकार हैं। लेकिन ये शिल्पकार जब षड्यंत्र का शिकार हो जाए तो वही होता है जो आज दिल्ली में हुआ और जो बीते कई दिनों से हो रहा है। पेपर लीक हुआ, उस पर देश के शिक्षा मंत्री का इस्तीफा मांगा जा रहा है, लेकिन वो इस्तीफा मांगना देखते ही देखते हिंसक प्रदर्शन में बदल गया। लोकतंत्र में प्रदर्शन होते हैं, ठीक है, होते रहने चाहिए। प्रदर्शन लोकतंत्र का सुरक्षा कवच है। जब तक जनता को अपनी असहमति जताने का हक है तब तक लोकतंत्र जीवित, ये बात ठीक है। लेकिन प्रदर्शन हिंसक नहीं होने चाहिए, पत्थर नहीं चलने चाहिए। एक और की बातचीत होगी, एक और बातचीत और दूसरी ओर तोड़फोड़ का ढोंग नहीं रचना चाहिए। सीजेपी को शिक्षा मंत्री का इस्तीफा चाहिए था, बातचीत का न्योता सरकार की ओर से गया था, लेकिन आज पहले बवाल काटा गया, तोड़फोड़ की गई, फिर बातचीत करने के लिए पहुंच गए। दुनिया का कोई भी मसला इतना बड़ा नहीं होता जिसे आमने सामने बैठकर बातचीत से छोटा ना किया जा सके। लेकिन ये जो कुछ हुआ, इस पर सवाल है। देश की इस उत्पाती ब्रिगेड के एक एक चेहरे को देख लीजिए। ये वो चेहरे हैं जिन्होंने पहले देश के युवाओं को गुमराह किया और फिर दिल्ली पुलिस के जवानों पर हमला कर दिया। पेपर लीक के नाम पर जंतर मंतर पर जुटे सीजेपी प्रोटेस्टर्स का असली चेहरा क्या यही है? शांति की आड़ में शुरू हुए सीजेपी प्रदर्शन की असली सच्चाई क्या यही है? कहने को तो ये प्रदर्शनकारी हैं, लेकिन मंसूबे इतने खतरनाक कि भारत को बांग्लादेश और नेपाल की तरह हिंसा की आग में झोंक देना चाहते हैं। अपनी मांगों को लेकर संसद की तरफ कूच करने वाले सीजेपी प्रोटेस्टर्स ने आज दिल्ली में जमकर उत्पात मचाया। तथाकथित प्रदर्शनकारियों ने न पुलिस के जवानों को बख्शा, नहीं पुलिस की गाड़ियों को। कई घंटों तक हिंसा का ऐसा तांडव हुआ कि पूरा देश अब पूछ रहा है, इस हिंसा का मास्टरमाइंड कौन है? उत्पात का प्रायोजक कौन है? हिंसा की साजिश किसने रची? पुलिसकर्मियों पर पथराव का आदेश कहां से मिला? सीजेपी को हिंसा वाली ऑक्सीजन कहां से सप्लाई हुई? क्या प्रदर्शन की आड़ में हिंसा का ब्लूप्रिंट जंतर मंतर पर बना? देश की राजधानी को हिंसा की आग में झोंकने वाला सीजेपी का असली चेहरा आज पूरे देश के सामने एक्सपोज हो गया। देश के लोगों को पता चल गया कि सीजेपी का असली एजेंडा आखिर क्या है। क्या सीजेपी के दो एजेंडे हैं? पहला भारत की संसद उखाड़ना और दूसरा भारत को नेपाल बनाना। संसद भवन उखाड़ दिया जाएगा, संसद भवन उखाड़ दिया जाएगा और इस्तीफा नहीं मिला तो उखाड़ दिया जाएगा। शांति का दम भरने वाले सीजेपी प्रोटेस्टर्स के पथराव में कई पुलिस वाले घायल हुए। कई पुलिस वालों की आंखों में गंभीर चोट आई है। दिन भर दिल्ली पुलिस प्रदर्शनकारियों से संयम बरतने, शांति और कानून व्यवस्था बनाए रखने में पुलिस का सहयोग करने की अपील करती रही। लेकिन जिनके सिर पर देश को तोड़ने का जुनून सवार हो, वो कहां सुनने वाले थे, वो कहां रुकने वाले थे? क्योंकि हिंसा के सूत्रधारों के लिए कानून नहीं, टुकड़े टुकड़े गैंग की विचारधारा ही सर्वोपरि। सभी प्रदर्शनकारियों से अनुरोध है कि वे कृपया शांतिपूर्ण ढंग से प्रदर्शन करें, किसी भी गैरकानूनी या हिंसक गतिविधि में शामिल न हो और ड्यूटी पर तैनात पुलिसकर्मियों द्वारा दिए गए कानूनी निर्देशों का पालन करें।
जनता को सलाह दी जाती है कि वे किसी भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म के माध्यम से अफवाहों, गलत जानकारी या अपुष्ट जानकारी पर विश्वास न करें। सीजेपी के हिंसक प्रदर्शन के चलते पूरी दिल्ली में कई घंटों तक तनाव की स्थिति बनी रही, लेकिन जब दिल्ली पुलिस ने मोर्चा संभाला तो सीजेपी के हिंसक प्रदर्शनकारी भाग खड़े हुए। सीजेपी प्रोटेस्टर्स ने जिस तरह की हिंसा की, उसे देखकर साफ है कि सीजेपी प्रोटेस्टर्स छात्रों की मदद के लिए नहीं बल्कि नेपाल, बांग्लादेश जैसा माहौल बनाने आए थे। सीजेपी का एजेंडा क्लियर था, शांतिपूर्ण आंदोलन के नाम पर युवाओं और छात्रों को भड़काकर देश में अराजकता फैलाना। नेपाल बना जाएगा, नेपाल 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 बनेगा। सीजेपी के हिंसक प्रदर्शनकारी बिना अनुमति ही आज संसद भवन की ओर बढ़े थे, लेकिन दिल्ली पुलिस ने उग्र भीड़ को कंट्रोल कर लिया। अब उग्रवादी भीड़ का हिसाब किया जा रहा है। हिंसक प्रदर्शनकारियों पर कानूनी शिकंजा कसा जा रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। और चलिए, इस वक्त एक बड़ी खबर आ रही है। दिल्ली उपद्रव मामले में 70 लोगों को हिरासत में लिया गया है। हिंसा के पीछे साजिश की जांच होगी। पुलिस ये कह रही है किसी पार्टी की भूमिका आई तो कार्रवाई की जाएगी। इतना बड़ा जो प्रदर्शन हुआ, जो हिंसक प्रदर्शन हुआ, इसमें अगर किसी भी पार्टी की भूमिका आई, अगर किसी राजनीतिक दल के लोग सम्मिलित पाए गए जो पीछे से सपोर्ट कर रहे थे या किसी भी तरह की सहायता मुहैया करा रहे थे, उनके ऊपर कार्रवाई होगी। किसी भी पार्टी की भूमिका आई तो उन पर कठोर कार्रवाई की जाएगी, ये पुलिस का कहना है। तो ये बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं कि 70 लोग इस पूरे मामले में हिरासत में लिए गए हैं। जो दिल्ली में उपद्रव हुआ, 70 लोग हिरासत में लिए गए हैं। ये इस वक्त की बड़ी खबर है। और अब चलिए खबरों में आगे बढ़ते हैं। कहावत है कि गरीब की जिंदगी और सरकारी अस्पताल की छत, दोनों का कोई भरोसा नहीं है साहब। दोनों कब गिर जाएं कोई नहीं जानता। देखिए, महान देश भारत की राजधानी दिल्ली, वहां एक अस्पताल है। गौर करिएगा इस बात पर कि छोटे मोटे शहर की बात नहीं कर रहा हूं मैं, राजधानी दिल्ली की बात हो रही है। उसी दिल्ली के जीटीबी अस्पताल में एक मरीज बेड पर लेटा हुआ था, बीमारी से लड़ रहा था बेचारा। डॉक्टरों पर भरोसा करके आंखें मूंदे पड़ा था, लेकिन उसे क्या पता था कि उसके सिर पर मौत मंडरा रही है। शाब्दिक रूप से भी और हकीकत में भी वही हुआ है। छत से एक भारी भरकम पंखा उखड़ता है और सीधे मरीज पर गिर जाता है। लेकिन इस कहानी का सबसे घिनौना मोड़ जानते हैं आप क्या है? वो है अस्पताल प्रशासन का बयान। बयान आता है कि हां, पंखा तो गिरा था, लेकिन मरीज पंखा गिरने से नहीं मरा, वो अपनी बीमारी से मर गया। इतनी संवेदनहीनता, इसे कहते हैं जख्म पर नमक छिड़कना। मतलब आपकी छतें जर्जर हैं, आपका मेंटेनेंस जीरो है, आपके पंखे मरीजों को मार रहे हैं, लेकिन कागज पर आप बिल्कुल साफ सुथरे हैं। करोड़ों अरबों रुपए का हेल्थ बजट कहां जाता है? क्या वो बजट सिर्फ मंत्रियों के दौरे, फीता काटने और कागजी विज्ञापनों के लिए है? एक पंखे का नट बोल्ट कसने का पैसा इस सिस्टम के पास नहीं है। धरती के भगवानों के भरोसे मरीज अस्पताल जाते हैं ताकि ठीक होकर परिवार के बीच लौट सकें, लेकिन देश भर के अस्पतालों में लापरवाही का ऐसा अंबार लगा है कि कहीं मरीज गलत इंजेक्शन की वजह से मर रहे हैं तो कहीं सरकारी अस्पतालों की सड़ चुकी व्यवस्था की वजह से। राष्ट्र का नागरिक सड़क पर पैदल जाता है तो गड्ढों में गिरकर मर जाता है, गाड़ी लेकर निकलता है तो उसके ऊपर फ्लाईओवर गिर जाता है, एम्बुलेंस नहीं मिलने के चलते नागरिक दम तोड़ देता है। लेकिन देश की राजधानी में ही अस्पताल का पंखा गिरने से भी मरीज की मौत हो जाएगी? क्या ये किसी ने सोचा था? ये दिल्ली का गुरु तेग बहादुर अस्पताल है। अस्पताल में 1700 से ज्यादा बेड हैं। आधुनिकता के हजारों दावे हैं। अस्पताल पर करोड़ों रुपए दिल्ली सरकार खर्च करती है। बावजूद इसके अस्पताल में भर्ती मरीज के ऊपर पंखा गिर गया, मरीज की मौत हो गई।
क्या नाम है इनका? हैं? अकबर। ये ऊपर से गिरा था ना पंखा? हैं जी? ऊपर से गिरा था। अच्छा, जीवन से खिलवाड़ हो रहा है। मरीज अकबर कई दिन पहले इलाज के लिए दिल्ली के गुरु तेग बहादुर अस्पताल के वार्ड नंबर 27 में भर्ती हुए थे। मरीज अकबर को हाई ब्लड प्रेशर, स्ट्रोक, एस्पिरेशन निमोनिया और रेस्पिरेटरी फेल्योर की समस्या थी। इलाज चल रहा था, लेकिन 18 जुलाई को मरीज अकबर के बेड के ऊपर झूलता हुआ पंखा मौत बनकर गिर गया। सूचना मिलते ही पीडब्ल्यूडी मेंटेनेंस टीम मौके पर पहुंची तो जांच में पता चला कि फैन का शाफ्ट टूटने के चलते पंखा गिरा है। अभी जांच पड़ताल चल ही रही थी कि 19 जुलाई को मरीज अकबर की मौत हो गई। ये पंखा गिर गया था, मर गया इसके ऊपर गिरा, उसके ऊपर गिर गया। गिर के वो पहले डॉक्टर के हाथ पे, डॉक्टर देख रहे थे, उनके हाथ पे लगा, फिर मरीज के पेट पे गिरा। सुबह तक वो खत्म हो गया। चश्मदीदों और परिजनों का आरोप है कि अकबर की मौत पंखा गिरने से हुई, लेकिन व्यवस्था कह रही है कि पंखा गिरने से मरीज को गंभीर चोट नहीं लगी थी। मरीज पहले से ही गंभीर रूप से बीमार था। हाई ब्लड प्रेशर, स्ट्रोक, एस्पिरेशन निमोनिया और रेस्पिरेटरी फेल्योर के चलते मरीज की तबीयत बिगड़ रही थी और इन्हीं बीमारियों के चलते अकबर की मौत हुई है। मरीज अकबर की मौत के बाद वार्ड में पंखा दोबारा लगा दिया गया है। रिपब्लिक भारत की टीम अस्पताल में पहुंची तो चश्मदीद भी पंखा गिरने को ही मौत की वजह मान रहे हैं। जीटीबी अस्पताल में इस वक्त हमारी मौजूदगी है, जहां पर एक फैन गिर गया था और एक व्यक्ति की मौत हो गई है। आपने देखा जब फैन गिरा था, उस व्यक्ति को ज्यादा कोई बीमारी थी, ज्यादा बीमार था या फिर पंखा गिरने से मर? ये तो मुझे मालूम नहीं, बीमार था तो उसके वहाँ पे गिरा था पंखा, ज्यादा बीमार नहीं था और वो मर गया। वो सुबह लेट हो गई। अब इसके बारे में पता मैं इतना नहीं था। तो ये हालत है जीटीबी अस्पताल की, जहां पर फैन, सीलिंग फैन एक मरीज को गिरी और उसके बाद जो है मरीज की मौत जो है मौके पर हो गई है। लेकिन फिलहाल ये फैन जो है वो लगा दिया गया है और यहाँ पर दोनों या चारों फैन लगा दिए गए हैं। इस वक्त यहाँ आप व्यवस्था देख रहे हैं जीटीबी अस्पताल की किस तरीके से, और किस तरीके से मरीज यहाँ पर जो है बहुत परेशान है, बहुत ज़्यादा परेशान है। बहुत गर्मी लगती है रात को, बहुत ज़्यादा। ना फैन चलती है ना तुम्हारी एसी लगती है। अस्पताल प्रबंधन तो कह रहा है कि पंखा गिरने से मरीज की मौत नहीं हुई, लेकिन सवाल यह है कि अगर पंखा मरीज के सिर पर गिर जाता तो क्या तब भी अस्पताल ऐसे ही पल्ला झाड़ता? अस्पताल की सड़ चुकी व्यवस्था पर पीडब्ल्यूडी विभाग ने पहले ध्यान क्यों नहीं दिया? पंखे और बिजली की जांच समय समय पर क्यों नहीं की जाती है? और सबसे बड़ा सवाल तो यह है कि हादसों के बाद ही सबक लेने की परंपरा इस देश से कब विलुप्त होगी? ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। और अब चलिए अगली बड़ी खबर का रुख करेंगे। कहते हैं कि शिक्षा इंसान की जिंदगी में ज्ञान का रंग भरती है, लेकिन बिहार सरकार ने इस परिभाषा को उलट दिया है। सरकार का मानना है कि पढ़ाई अच्छी हो ना हो, स्कूल की इमारत का रंग एकदम फर्स्ट क्लास भरा हुआ होना चाहिए। बिहार के 551 मॉडल स्कूलों का हुलिया बदला जा रहा है। दीवारें अब केसरिया होंगी। साहब क्या अद्भुत विजन है। स्कूल में छत हो ना हो, दीवार पर रंग बिल्कुल चोखा होना चाहिए। ब्लैक बोर्ड टूटा हो तो क्या, गेट सुनहरा होना चाहिए। किताबें फटी हैं, छत से पानी टपकता है, गुरुजी नदारत हैं, बच्चा पढ़ाई को तरसता है, तुम दीवारों को नया रंग देकर क्या जताओगे? यहां तो हर मासूम का मुस्तकबिल से सकता है। बिहार की शिक्षा व्यवस्था का हाल किसी से नहीं छिपा है, न हमसे न आपसे। टॉपर स्कैम की गूंज सुनाई देती है, कभी कुछ हो जाता है मिड डे मील के बर्तनों में, खाने से शिकायतें आती हैं। कहीं एक ही कमरे में 5 क्लास के बच्चे बैठते हैं तो कहीं शिक्षक खुद साधारण से सवालों का जवाब नहीं देता। अरे हुजूर, रंग बदलने से अगर व्यवस्था बदलती तो बिहार साक्षरता के पायदान पर सबसे नीचे नहीं होता, सबसे ऊपर खड़ा होता। शिक्षा को सियासत के चश्मे से देखना बंद किया जाना चाहिए।
भगवाकरण का कोई आरोप लगा रहा है। क्या मदरसा का भगवा रंग हो गया? विद्यालय भगवा नहीं होता है। तिरंगा में अगर करते तो समझ में आती। काला है, पीला है, हरा, कलर की राजनीति में हम लोग यकीन नहीं रखते। भगवाकरण सिर्फ स्कूलों का नहीं कर रही है, पूरे देश का भगवाकरण कर रही है। बिहार में स्कूलों के भगवाकरण की शुरुआत हुई तो हंगामा मच गया। बिहार की राजनीति रंगों के खेल में फंस गई। सवाल उठने लगे कि बिहार के जिन स्कूलों में शिक्षा का स्तर सुधारना चाहिए था, उन स्कूलों को रंगों के सियासी चक्रव्यूह में क्यों फंसा दिया गया। दरअसल बिहार के मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने बिहार के मॉडल स्कूलों की कायाकल्प का केसरिया मॉडल पेश किया है। इस मॉडल के तहत बिहार के 551 मॉडल स्कूलों को भगवा रंग में रंगा जाएगा। इसके साथ ही स्कूलों का नाम बदलकर भी सरस्वती विद्या निकेतन कर दिया गया है। बिहार के मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी स्कूलों में हुए बदलाव को शिक्षा के क्षेत्र में एक नए युग की शुरुआत बता रहे हैं, तो आरजेडी बिहार सरकार के फैसले पर सवाल उठा रही है। सरकार का यह गलत नीति है कि भगवा विद्यालय भगवा नहीं होता है। तिरंगा में अगर करते तो समझ में आती कि देश का तिरंगा है, लेकिन भगवा रंग में करना हमको समझ से परे है और हमको ये लोग इसे समझकर और राज्यव्यापी इस पर हम लोग चर्चा का विषय रखेंगे। पूरे प्रदेश में हमारा महागठबंधन इस पर चर्चा करेगी कि आखिर भगवा रंग से स्कूल को क्यों रंगा गया। मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने 19 जुलाई को ही मॉडल स्कूलों को भगवा रंग में रंगने की शुरुआत की थी। हाथों हाथ कई स्कूलों का वर्चुअल उद्घाटन भी किया गया था। मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी के फैसलों का समर्थन जेडीयू भी कर रही है। जेडीयू ने स्कूलों के भगवाकरण वाले आरोपों को खारिज कर दिया है। मॉडल स्कूल एक विशिष्ट स्कूल है जो एक परिकल्पना के आधार पर है कि सरकारी विद्यालय में गुणवत्तापूर्ण शिक्षा दिया जाए, और अगर भगवाकरण का कोई आरोप लगा रहा है तो हम उनसे जरा ज्ञान लेना चाहते हैं। क्या मदरसा का भगवा रंग हो गया? क्या संस्कृत विद्यालय का भगवा रंग हो गया? तो और मूल चिंता जो हमारी थी कि जो पुरखों ने योगदान दिया है इस विद्यालय के निर्माण में, जिन्होंने अपना जमीन दान में दिया या जिनके श्रम से वो विद्यालय बना, उनका नाम प्रथम वाक्य के रूप में रहना चाहिए। सरकार ने उसको सिद्धांत स्वीकार कर लिया। बिहार सरकार का दावा है कि मॉडल स्कूल में आधुनिक डिजिटल बुनियादी ढांचा, ई लाइब्रेरी और स्मार्ट क्लासरूम मौजूद है। बदलना है तो रंग। इसलिए बिहार शिक्षा विभाग ने 551 स्कूलों को आदेश जारी कर तुरंत केसरिया रंग रूप अपनाने का निर्देश दिया है। बिहार सरकार के फैसले पर AIMIM भी सवाल उठा रही है। भगवाकरण सिर्फ स्कूलों का नहीं कर रही है, पूरे देश का भगवाकरण कर रही है। मस्जिदों को तोड़वा रही है, मंदिरों की जगह पर मस्जिदों को तोड़वा रही है ये सरकार, और मंदिर मस्जिद का झगड़ा करके सरकार आई है और कहीं न कहीं से लोकतंत्र का चीरहरण करा रही है सरकार। राजनीति अपनी जगह है, लेकिन सवाल यह है कि क्या स्कूलों का रंग बदलने से पहले बिहार सरकार ने राज्य के पूरे शिक्षा सिस्टम को बदलने की कोशिश की? क्या स्कूलों का रंग बदलने से बच्चों का भविष्य भी बदल जाएगा? क्या रंग बदलने से शिक्षकों की कमी पूरी हो जाएगी? क्योंकि व्यवस्था बदलने से चीजें बदलती हैं, रंग बदलने से नहीं। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। और चलिए अगली बड़ी खबर का रुख करते हैं। देश में दुर्दांत अपराधियों की चर्चा नहीं, बल्कि उन अधूरी प्रेम कहानियों की चर्चा हो रही है जो इंतकाम की आग में जलते हुए सनसनीखेज कांड में बदल गई। मेरठ से लेकर महाराष्ट्र तक और इंदौर से लेकर मेघालय तक पति पत्नी और वो वाली खौफनाक कहानियों के अंत सुनकर लोगों की रूह कांप रही। एक से एक खूनी खेल, हत्याकांड की ऐसी स्क्रिप्ट कि पुलिस गच्चा खा जाए। लेकिन कहते हैं ना कि कानून के हाथ लंबे होते हैं, अपराधी तक देर सवेर पहुंच ही जाए। पहले युवक के सिर पर धारदार हथियार से हमला कर हत्या की, फिर शव को बोरे में डालकर बाथरूम में खुले नल के नीचे रख दिया और फिर आरोपी गर्लफ्रेंड फरार हो गई। हत्या का ये सनसनीखेज मामला महाराष्ट्र के ठाणे जिले के कल्याण से सामने आया है।
जहां एक युवती ने अपने ही कथित बॉयफ्रेंड की बेरहमी से हत्या कर दी। दिल को दहला देने वाली ये घटना है मलंग रोड के नीलकंठ सोसाइटी की, जहां इस हत्याकांड को अंजाम दिया गया। पुलिस के मुताबिक इस हत्याकांड को 2 से 3 दिन पहले अंजाम दिया गया था। इस हत्याकांड का खुलासा तब हुआ जब फ्लैट के अंदर से बदबू आने लगी। बदबू आने पर सोसाइटी के लोगों ने पुलिस को सूचना दी। मौके पर पहुंची पुलिस जब दरवाजा तोड़कर फ्लैट के अंदर घुसी तो अंदर का मंजर देखकर पुलिस भी सन रह गई। हत्या के बाद जिस तरह से शव को रखा गया था वो बेहद ही हैरान करने वाला था। पुलिस के मुताबिक युवक का शव बोरे में बंद किया हुआ था। बोरे में बंद शव को बाथरूम में रखा गया। बाथरूम का नल खुला छोड़ दिया गया था। शुरुआती जांच में सामने आया है कि युवती ने शव को जल्दी सड़ाने और खून के निशान को मिटाने के लिए बोरे में बंद शव को बाथरूम में रखकर नल खुला छोड़ दिया था। पुलिस को जो शव मिला वो काफी हद तक सड़ चुका था। आज के लिए राष्ट्र सर्वोपरि में इतना ही। कल फिर होगी इसी समय पर मुलाकात। दीजिए इजाजत। नमस्कार। चमकी चाट से क्या बना है? सैंडविच, लस्सी और छाछ हर घूंट में चमकी चाट। ड्राई फ्रूट और दही बड़े, चमकी चाट से स्वाद बढ़े। असली स्वाद सिर्फ चमकी चाट।